Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is how the provisions of Digital Personal Data Protection Amendment Act 2023 are against to IDA Act, and the second issue is a governor's conduct and a judgment of significance, and the third issue is India-Africa Maritime Engagement Exercise begins in Tanzania coast. So let's discuss all the issues in detail. How the new Data Protection Law Section 44 a threat to RDI? Why activists are fighting? Why in news? Congress Rajya Sabha member Jairam Ramesh warned that the proposed amendment to the Right to Information Act 2005 would have a devastating effect on the transparency law. He urged to IIT minister to pause review and repeal the change. कांग्रेस राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश ने आईटीआई एक्ट 2005 के अंदर अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन किए गए हैं उनके अगेंस्ट कुछ वार्निंग यहाँ पर गिवन किया है और उन्होंने ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर इन अमेंडमेंट को आरटीआई के ट्रांसपेरेंसी पर एक अटैक बताया है। इन्होंने आईटी मिनिस्टर से इन अमेंडमेंट को पॉज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए एंड रिपील करने के लिए अर्ज किया है। Section 44(3) of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023, which places a blanket ban on sharing any personal information with ITI applicants. Section 44(3) of Digital Personal Data Protection Act 2023, जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है और इस पर आरटीआई की एप्लीकेशन का कुछ यहाँ पर इसको कॉन्ट्रेरी माना गया है, बिकॉज आरटीआई एप्लीकेशन ये परमिट करता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सीख किया जा सकता है। बट डीपीडीपी एक्ट 2023 सेक्शन 44(3) के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को अब शेयर नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर डीपीडीपी एक्ट 2023 का सेक्शन 44 आईटीआई एप्लीकेशन के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहा है। The ITI Act was introduced with the objective of enhancing transparency and empowering citizens by granting them access to government-held information. ITI Act जो इंट्रोड्यूस किया गया था इसका मेन ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करना और सिटीजन्स को एम्पावर करना इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। इसके लिए गवर्नमेंट हेल्ड इंफॉर्मेशन तक सिटीजन्स को एक्सेस का पावर दिया गया। It was pursued as an instrument to uphold democratic principles by ensuring accountability and reducing corruption. आईटीआई को एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहेल्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर परसीव किया गया था, बिकॉज इसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है और करप्शन रिड्यूस किया जा सकता है। However, despite its initial promise, the act has facing numerous challenges which diminish its impact. आईटीआई के इनिशियल प्रॉमिस के तौर पर ये जो एक्ट है ये न्यूमेरस चैलेंजेस इस टाइम फेस कर रहा है। इनमें इनिशियली बहुत सारे प्रॉमिस किए गए थे इस आईटीआई एक्ट के थ्रू कि ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा एंड करप्शन को रिड्यूस करेगा, बट आज आरटीआई एक्ट न्यूमेरस चैलेंजेस फेस कर रहा है जिसकी वजह से इसकी जो इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा है। Therefore, it is very important to examine the trajectory of the RTI Act, the various systematic issues that have weakened its implementation, and the legal interpretations that have further restricted citizens' access to information. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आरटीआई का जो ट्रेजेक्ट्री है उसको एग्जामिन किया जाए, साथ ही इसके इम्प्लीमेंटेशन को वीक करने वाले जितने भी इशूज हैं, वेरियस सिस्टमेटिक इशूज हैं, उसको भी बेटर तरीके से एग्जामिन किया जाए एंड सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने वाले जितने भी लूप होल्स हैं उनको लीगल इंटरप्रिटेशन उनको बहुत ही जरूरी है। व्हाट वर इनिशियल प्रॉमिस ऑफ आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट के इनिशियल प्रॉमिस क्या कहते हैं? इनिशियली आरटीआई एक्ट वाज सीन एज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट रिकॉग्नाइज सिटीजंस एज द ट्रू रूलर्स ऑफ द नेशन। इनिशियली आरटीआई एक्ट को एक लेजिस्लेशन के लैंडमार्क पीस के तौर पर देखा गया जो कि सिटीजन्स को नेशन का ट्रू रूलर के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। By giving a fundamental right to information, RTI Act provided an effective tool for public oversight, which allowed people to monitor the functioning of the government. Information का fundamental right
पीपल को आरटीआई के अंदर गिवन किया गया है। आरटीआई पब्लिक ओवरसाइट के लिए एक इफेक्टिव टूल के तौर पर वर्क करता है और पीपल को ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने की पावर गिवन करता है। दिस एम्पावरमेंट टू पब्लिक was expected to curb corruption and arbitrariness and it would lead to a more transparent and accountable administration। पब्लिक को जो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ओवरसाइड करने की पावर गिवन की गई है, इसके थ्रू करप्शन एंड आर्बिट्रेरीनेस को कर्ब किया जा सकता है और इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। The law was welcomed as one of the best transparency law in the world, offering a legal framework for citizens to seek information with respect and dignity। जिस टाइम पर ये लॉ स्टार्ट किया गया था, पूरे वर्ल्ड में इसको बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ के तौर पर देखा गया, बिकॉज सिटीजन्स को ये रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क ऑफर करता है। However, the optimism surrounding IDA Act quickly diminished the bureaucracy and government registered this shift in power। IDA के सराउंडिंग जो ऑप्टिमिज्म थे वो क्विकली डिमिनिश हो रहे हैं बिकॉज ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट ने ये जो पावर शिफ्ट हुआ है, जो पावर पब्लिक को गिवन किया गया आरटीआई एक्ट के अंडर, ये जो शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट का ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ने हमेशा रजिस्ट किया है बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं चाहते कि इस तरह की पावर पब्लिक को गिवन की जाए। अबाउट आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई derived from the fundamental right of freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution। आरटीआई फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 के अंदर गिवन है, वहाँ से इसको ड्राइव किया गया है। की प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट इंक्लूड सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक ऑथोरिटीज टू मेंटेन इट्स रिकॉर्ड इन अ मैनर विच फैसिलिटेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट। आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 के अंदर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को ये एप्लीकेशन गिवन किया गया है कि वो पब्लिक रिकॉर्ड, वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करे और इस मैनर में मेंटेन करे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर उसको फैसिलिटेट किया जा सके। सेक्शन 6 ऑफ एक्ट एंटाइटल अ पर्सन टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 के अंदर पर्सन्स को ये एंटाइटल किया गया है कि वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से रिटर्न में रिक्वेस्ट करके इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। इट मीन सभी लोगों को आरटीआई एक्ट सेक्शन 6 के अंडर ये राइट मिला हुआ है कि वो किसी भी सेंट्रल या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से, स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है। Section 7 of the RDA Act requires the public information officer to either provide the information or reject the request for any of the reason specified in the section 8 and 9 within 30 days of receipt of the request। RDA Act सेक्शन 7 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा या फिर उसको रिजेक्ट कराएगा जो पर्सन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, और उसके लिए अगर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है तो उसका स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा और रीजन जो होगा वो 8 एंड 9 सेक्शन में प्रोविजन है और 30 डेज के अंदर यहाँ पर या तो इन्फॉर्मेशन को गिवन करना होगा, आइदर रिजेक्ट करना होगा विद रीजन। अंडर सेक्शन 19, इफ अ पर्सन डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ही मे प्रेफर एन अपील टू एन ऑफिसर हु इज सीनियर इन रैंक एट टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन दैट पब्लिक अथॉरिटी। इंडिविजुअल्स को अगर 30 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है या इन्फॉर्मेशन जो उसने सीख किया है वो नहीं मिलता है, देन वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर से इसका कंप्लेन कर सकता है। एग्जाम्पशंस अंडर द एक्ट, द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू पर्सनल डिटेल और डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी। आरटीआई एक्ट के अंदर ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की पर्सनल डिटेल सीख नहीं की जा सकती, डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सीख नहीं की जा सकती। Before the RDA Act, the disclosure of information in India was restricted by the Official Secret Act and some other special law। RDA से पहले इंडिया में इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर रेस्ट्रिक्ट किया गया था स्पेशली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर, और कुछ अदर स्पेशल लॉ भी बने हुए थे जहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था। द RDA Act रिलेटेड मैनी सच लॉ इन कंट्री के अंदर इस टाइप के लॉ को अब RDA एक्ट ने रिलैक्स किया है। Who is covered under the RDI Act? RDI Act के अंदर क्या क्या कवर किया गया है, यानी किस किस के
अगेंस्ट आरटीआई फाइल किया जा सकता है। द आरटीआई एक्ट 2005 अप्लाइज टू द वूल ऑफ इंडिया, वूल ऑफ इंडिया में इसको अप्लाई किया जा सकता है। ऑल बॉडीज विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ और एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ऑल बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं या फिर किसी लॉ के अंडर या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं, ऑल बॉडीज इंक्लूडिंग एनजीओ विच आर ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट आर कवर्ड। इसमें वो सभी बॉडीज भी इंक्लूड है सच एज एनजीओ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, सब्सटेंशियली फाइनेंस की जा रही है। साथ ही प्राइवेट बॉडी जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जा रही है, कंट्रोल या सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जा रहा है, इन सभी बॉडीज के अगेंस्ट आरटीआई एक्ट फाइल किया जा सकता है। सिस्टमेटिक इशूज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट वीकेंड द आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट को वीक करने वाले कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी हमने पास्ट में देखे हैं और कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि आरटीआई को वीकन कर रहे हो। कौन कौन से सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं? नंबर 1, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड सिस्टमिक एरोजन। One of the earliest challenges to the RDI Act was the reluctance of government officials to quit control over information। सबसे पहला आरटीआई एक्ट के अगेंस्ट जो चैलेंज है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो पीपल को या इंडिविजुअल्स को पावर दी गई है उस पावर को क्विट ना करना है। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स अभी भी उस पावर को क्विट नहीं करना चाहते हैं जो पब्लिक को आरटीआई के थ्रू दी गई है। आरटीआई एक्ट effectively transferred power from public servant to citizens, so government attempted to weaken the law through amendments। आरटीआई एक्ट के थ्रू पावर पब्लिक सर्वेंट से सिटीजन्स को ट्रांसफर की गई है और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने हमेशा आरटीआई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके आरटीआई एक्ट को हमेशा वीक किया है। Most of the commissioners appointed were retired bureaucrats, many of whom view the position as post-retirement sinecures rather than opportunity to avoid transparency। ज़्यादातर कमिश्नर जो होते हैं आरटीआई के अंडर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इसमें कमिश्नर्स होते हैं और जो कि पोस्ट रिटायरमेंट सिनेक्योर्स के तौर पर पोजिशन किया गया है। Their reluctance to impose penalties for non-compliance weakened the act। आरटीआई एक्ट के अंदर नॉन कंप्लायंस के लिए किसी टाइप का यहाँ पर पेनल्टी इम्पोज नहीं किया जाता है, अभी तक ऐसा किया नहीं गया। डिले इन अपॉइंटिंग कमिश्नर्स लीड टू मैसिव बैकलॉग मेक आरटीआई इनइफेक्टिव। कमिश्नर्स का जो अपॉइंटिंग किया जाता है आरटीआई के अंडर वो काफ़ी डिले किया जाता है और आरटीआई का इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें इसका इनइफेक्टिव हुआ है। द mandated 30-day period for providing information was often not adhered to। आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, बट 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस रेस्ट्रिक्टिंग आरटीआई, कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ने भी आरटीआई को रेस्ट्रिक्ट किया है। द इरोजन ऑफ आरटीआई एक्ट कंटिन्यूड विद द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 2012 का गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। इस डिसीजन में आरटीआई एक्ट को कहीं ना कहीं इरोजन करने का वर्क किया गया है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पब्लिक सर्वेंट्स डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल डीलिंग वाज पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 81J। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल गिवन किया कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट की डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड या फिर फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगी। इट मीन्स पब्लिक सर्वेंट के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड और फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताया और इस वजह से सेक्शन 81J के अंडर इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इससे कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट का के थ्रू जो पावर गिवन किया गया था सिटीजन्स के लिए वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स लैंडमार्क जजमेंट in which governor's power redefined। Supreme Court slammed Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's conduct as unconstitutional, criticizing his prolonged inaction on 10 key bills। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि के कंडक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया बिकॉज उन्होंने तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए अबाउट 10 की बिल्स को एक लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग करके रखा। द कोर्ट नोटेड दैट ही फेल्ड टू एक्ट फॉर मंथ्स बिफोर स्विफ्टली रेफरिंग द बिल्स टू द प्रेसिडेंट। कोर्ट ने नोट किया कि तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रेफर करने से पहले एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसको अपने पास रखा और इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का यहाँ पर एसेंट या डिसेंट गिवन नहीं किया।
The top court deemed the 10 bills to have received assent, declaring following President Draupadi Murmu's action to be void, assenting to only one, rejecting 7 and not considering 2. टॉप कोर्ट ने अब ये डीम्ड कर लिया है कि तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल जो कि गवर्नर के पास रेफर किए गए थे, अब वो पास मान लिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसलिए एक्शन लिया है कि गवर्नर के द्वारा एक लॉन्ग टाइम पीरियड से इन बिल्स पर किसी भी टाइप का यहाँ पर एक्शन टेकिंग नहीं किया गया। साथ ही प्रेसिडेंट के पास जो बिल रेफर किए गए थे उनमें 1 बिल को एसेंट गिवन किया गया, 7 बिल को रिजेक्ट किया गया और 2 ऐसे बिल थे जिन्हें कंसिडर ही नहीं किया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये 10 बिल अब पास मान लिए जाएंगे। It also fixed time limits of 1 to 3 months for governors to take action on future bills. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फ्यूचर में किसी भी गवर्नर के द्वारा अगर किसी स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल को गवर्नर के पास रेफर किया जाता है 1 से 3 मंथ के अंदर यहाँ पर गवर्नर को अपना एक्शन शो करना होगा किसी भी बिल पर, यानी 3 मंथ से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी गवर्नर बिल को पेंडिंग करके नहीं रख सकता। और अगर पेंडिंग करके रखा जाता है तो उसको एक रीजन गिवन करना होगा। द कोर्ट सेड दैट अ गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर टू द स्टेट, नॉट अ हिंड्रेंस। टॉप कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को स्टेट का फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर होना चाहिए, ना कि हिंड्रेंस होना चाहिए। व्हाट इज द आर्गूमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑन दिस इशू? यहाँ पर केरला मिसप्रिंट हो गया, तमिलनाडु से रिलेटेड इशू है। तमिलनाडु said through machination of governor central take decision on issues coming within the ambit of the state legislative domain। तमिलनाडु ने कहा है कि गवर्नर का ये जो मशीनेशन किया गया है इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन में आने वाले सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजंस टेकिंग कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए यहाँ पर गवर्नर को एक मीडियम बना करके एक डिसीजन टेकिंग कर रही है। It argued that the governor's power to reserve a bill for the consultation of the president is limited and confined to specific circumstances detailed in the provision to Article 213 of the Constitution। तमिलनाडु ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 213 के अंदर ये प्रोविजन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस गिवन किए गए हैं कि गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व करके रखता है तो वहाँ कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के थ्रू ही वो इस बिल को रिजर्व करके रख सकता है। सभी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर रिजर्व करके नहीं रख सकता। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज नॉट गिवन एनी रीजन व्हाटसोएवर फॉर विदहोल्डिंग असेंट। कुछ बिल को तमिलनाडु के अंदर गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रेफर किया गया, बट प्रेसिडेंट ने भी असेंट को विदहोल्ड करके रखा और कोई यहाँ पर रीजन गिवन नहीं किया गया। This is a highly arbitrary action violating Article 14, Article 200 and Article 201। तमिलनाडु का कहना है कि ये एक आर्बिट्रेरी एक्शन है और आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 200 जिसमें बिल के एसेंट के लिए प्रोसीजर गिवन किया गया है, आर्टिकल 201 जिसमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को गवर्नर रिजर्व कर देता है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर यहाँ पर गिवन किया गया है। इस तरह से तमिलनाडु के अंदर ये आर्टिकल 14, 200 और 201 का एक वायलेशन है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर देयर असेंट। आर्टिकल 200 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई बिल अगर स्टेट असेंबली से पास कर दिया जाता है, पास होने के बाद गवर्नर के एसेंट के लिए इसको प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नर के पास यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। नंबर 1, मे गिव एसेंट टू द बिल, बिल को वो एसेंट गिवन कर सकता है। नंबर 2, मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, दैट इज रिजेक्ट द बिल इन विच केस द बिल फेल टू बिकम लॉ। गवर्नर चाहे तो एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है। नंबर 3, मे रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है। नंबर 4, मे रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर इस बिल को रिजर्व करके रख सकता है। बट अगर मनी बिल का केस है तो मनी बिल को यहाँ पर गवर्नर को रिटर्न नहीं करना होगा, उसको पास करना होगा। गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर वर्क करना होता है।
Governor must reserve only certain bills, like those who reduce the power of the High Court for the consideration of the President. They may also reserve bill on concurrent list that are repugnant to union law based on ministerial advice. गवर्नर कुछ सर्टेन बिल को ही प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है, स्पेशली कुछ ऐसे बिल जो कि हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड है या कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा टाइम लिमिट फिक्स नहीं है जिसमें गवर्नर अपना डिसीजन इस बिल के रिगार्डिंग गिवन कर सके. बट अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यहाँ पर 1 to 3 मंथ का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है. वेन अबाउट प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कोर्ट रूल्ड दैट अ बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन वंस इट हैज बीन रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर्ड एंड रीसबमिटेड फॉर असेंट. कोर्ट ने ये रूल गिवन किया है कि किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर रिजर्व नहीं कर सकता अगर उस बिल को एक बार स्टेट लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया गया और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसमें कुछ चेंजेस करके रीसबमिट कर दिया गया. द ओनली एक्सेप्शन इज इफ द बिल इन इट्स सेकंड इटरेशन इज मेटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्जन. बट अगर सेकेंड टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं, उसका ओरिजिनल वर्जन डिफरेंट अगर कर दिया जाता है, उस केस में गवर्नर चाहे तो बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकता है. जजमेंट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सच रिजर्वेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड इज ओनली परमिसिबल व्हेन बिल इज अ ग्रेव थ्रेट टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. जजमेंट में क्लैरिफाई किया गया है कि किसी भी बिल को अगर गवर्नर रिजर्व करता है तो इसके लिए पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बेस नहीं होना चाहिए और गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए तभी रिजर्व कर सकता है अगर उस बिल के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के थ्रेट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. जजेस हैव set a 3-month deadline for president to decide whether to assent to bill referred by the governor. जजेज ने यहाँ पर किसी भी बिल को अगर गवर्नर को रेफर किया जाता है तो 3 मंथ के अंदर उसे अपना एसेंट गिवन करना होगा. प्रेसिडेंट के लिए भी यहाँ पर ये इम्पोज किया गया है, प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट को भी 3 मंथ के अंदर डिसाइड करना होगा कि बिल के रिगार्डिंग उसने क्या एक्शन लिया. एनी डिले बियॉन्ड दिस पीरियड मस्ट बी अकम्पेनिड बाय जस्टिफिएबल रीजन एंड कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न स्टेट द रूलिंग स्टेट. अगर 3 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर गवर्नर या प्रेसिडेंट अपना डिसीजन गिवन नहीं करते हैं तो स्टेट के साथ उसको कम्युनिकेट करना होगा. हाउ गवर्नर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नर का क्या रोल होता है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गवर्नर अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन एग्जीक्यूटिव. हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक नॉमिनल हेड होता है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है. गवर्नर एक्ट एज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स. गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटी होते हैं जो कि क्रिटिकल टाइम में नेशन की इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को मेंटेन करने में अपने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एट स्टेट. फेडरलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, गवर्नर का जो ऑफिस होता है उस ऑफिस को इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. इज जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल. The judges emphasized that any exercise of gubernatorial discretion must be under judicial review to prevent any disregard for the will of the people. जजेज ने यहाँ पर ये एम्फेसाइज किया कि गवर्नर जो अपने डिस्क्रिशन पावर का एक्सरसाइज करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा. Invoking its inherent power under Article 142 of the Constitution, the court deemed the 10 pending bills to have received assent. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके यहाँ पर तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए 10 बिल्स को अब अपना एसेंट गिवन कर दिया है. इट मीन्स यहाँ पर अब गवर्नर या प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें अब पास मान लिया गया है. What were the recommendations about this issue? Sarkaria Commission 1987 has submitted that bills should be reserved in rare cases of unconstitutionality. इस इशू से रिलेटेड कुछ कमीशंस के द्वारा अपने रिकमेंडेशंस गिवन किए गए जिसमें सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन 1987 में आए.
सरकारिया कमीशन ने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन सबमिट किए और सरकारिया कमीशन ने कहा कि उन्हीं बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल केस से रिलेटेड है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर को चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बेस पर आर्टिकल 200 के अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करे। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट को इन सभी बिल्स को डिस्पोज करना होगा। इफ प्रेसिडेंट विदहोल्डिंग एसेंट द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वेयर एवर पॉसिबल। प्रेसिडेंट के द्वारा अगर किसी एसेट को विदहोल्ड करके रखा जाता है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको कम्युनिकेट करना चाहिए। द पुंछी कमीशन 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill presented for their assent within a period of 6 months। पुंछी कमीशन ने 2010 में रिकमेंड किया था कि अगर किसी स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल को अगर गवर्नर के पास कंसिडरेशन के लिए रेफर किया जाता है, गवर्नर को भी 6 मंथ के अंदर अपना एसेंट यहाँ पर गिवन करना होगा या जो भी उसका डिसीजन है वो गिवन करना होगा। However, these recommendations have not been implemented till date। अभी तक ये पुंछी कमीशन या सरकारिया कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस थे इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हाउ कैन दिस इम्पास बी रिजॉल्व? इस इम्पास को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? द मेन रीजन ऑफ दिस इम्पास विच प्लाउड अवर फेडरल सेटअप इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गुबर्नेटोरियल पोस्ट। इस इम्पासी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि यहाँ पर गवर्नर पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैनी पॉलिटिकल लीडर हैव कॉल्ड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द गवर्नर्स पोस्ट इन द पास्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉलिटिकल लीडर ने सजेस्ट किया कि गवर्नर के पोस्ट को अबॉलिश कर देना चाहिए। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को सोल सर्चिंग यहाँ पर करना होगा, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट द सीएम शैल बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई सारे सजेशंस भी गिवन किए, बट इस इम्पास को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया सकता है। मेन अमेंडमेंट ये किया सकता है कि जब भी किसी गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। द रिकमेंडेशन ऑफ द पुंछी कमीशन दैट गवर्नर्स में बी रिमूव्ड थ्रू एन इम्पीचमेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। पुंछी कमीशन ने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन यहाँ पर गिवन किया था कि स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस करने की पावर गिवन की जानी चाहिए। दिस वुड आर्म द स्टेट लेजिस्लेचर विद पावर टू रिमूव एन अनकोऑपरेटिव गवर्नर। अगर कोई गवर्नर किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ अनकोऑपरेटिव है तो स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर होनी चाहिए कि वो इसको। रिसेंटली अफ्रीका इंडिया मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्टेड। इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज बिगिन ऑफ तंजानिया कोस्ट। इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज तंजानिया कोस्ट पर अभी स्टार्ट हुआ है। वाई न्यूज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द लार्ज स्केल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट बिगिन ऑन 13 अप्रैल ऑफ दार ए सलाम तंजानिया। रिसेंटली लार्ज स्केल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट 13 अप्रैल से तंजानिया कोस्ट पर स्टार्ट हुआ है। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एम्स टू डेवलप कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस टू कॉमन रीजनल मैरीटाइम चैलेंजेस। इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में जो कॉमन रीजनल मैरीटाइम चैलेंजेज हैं उनके अगेंस्ट कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन डेवलप करना इस एंगेजमेंट का मेन एम है। दिस मेडल इनिशिएटिव बाय द इंडियन नेवी सीक टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जाइज कंबाइंड ऑपरेशन अमंग द मैरीटाइम फोर्सेस ऑफ द पार्टनर नेशंस। इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किए गए इस इनिशिएटिव का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट के पार्टनर कंट्रीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना, साथ ही कंबाइंड ऑपरेशंस को सिनर्जाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट ऑल्सो हाईलाइट द स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द अफ्रीकन नेशंस। इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशंस को हाईलाइट करता है। द 6-day AIKEYME exercise from April 13 to 18 includes participants from Comoros, Djibouti, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles and South Africa along the co-host India and Tanzania। ये जो एक्सरसाइज है ये अप्रैल
13 से 18 अब तक कंटिन्यू चलेगा। और इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्री हैं वो कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीचेल्स एंड साउथ अफ्रीका। साथ ही इसके जो को होस्ट कंट्रीज हैं सच एज इंडिया एंड तंजानिया, ये इसको लीड कर रहे हैं। दिस इनिशिएटिव अलाइन विद द विजन ऑफ प्रोमोटिंग म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, द नेवी सेड। ये जो इनिशिएटिव है ये महासागर इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। महासागर मीन्स म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। The Indian Navy ship Chennai destroyer and INS Kesari landing ship tank large arrived in Dar es Salaam ahead of exercise। इस एक्सरसाइज से पहले तंजानिया में इंडियन नवल शिप चेन्नई, जिसे हम डिस्ट्रॉयर के नाम से जानते हैं, INS केसारी, इन सभी को वहाँ पर अराइव कर दिया गया है सो दैट इनका यूज किया जा सके इस एक्सरसाइज में। सो थैंक्स फॉर